हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम सिंह तोमर, डायरेक्टर तोमर एकेडमी गुना, साथ ही एक्स बैंक पीओ यूको बैंक भोपाल एमपी। नाउ आज हम कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने अभी चर्चा में सुना होगा हाल फिलहाल श्रीलंका संकट के बारे में। तो श्रीलंका संकट है क्या? मैंने यहाँ हेडिंग डाली है, श्रीलंका का आर्थिक संकट, इंग्लिश में लिखा फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ श्रीलंका एंड इट्स इफेक्ट्स, इट्स इम्पैक्ट, इट्स रीजन्स, इट्स फैक्ट्स, कुछ भी मान सकते हो आप। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने अभी हाल ही में, क्या नाम है उनका, गोटाबाया राजपक्षे। ये राजपक्षे फैमिली श्रीलंका में काफी वर्षों से शासन में है। इन्हें भी एक रिफॉर्मर के रूप में जब जीत कर आए थे तो राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में समझा जाता था। इन्होंने तमिल लिबरेशन आर्मी थी, लिट्टे की लिबरेशन आर्मी ऑफ तमिल, जो इंडिया के तमिल थे, जो श्रीलंका में जाकर बस गए थे और जो वहां जाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और जो लिट्टे सरकार का विरोध करते थे, प्रभाकरण वगैरह, उनको जड़ से उखाड़ फेंका था श्रीलंका की आर्मी ने, भारत सरकार की मदद से, अन्य देशों की मदद से, क्योंकि आतंकवादी संगठन था। तो वहां की जनता ने इसका बहुत वेलकम किया, इस राजपक्षे फैमिली को एक स्टार की तरह ट्रीट किया और इन्हें एक राष्ट्रवादी पार्टी माना और इन पर आंख मूंझकर विश्वास किया और लगातार चुनाव के बाद चुनाव इन्हें जिताते चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिन्हें वो राष्ट्रवादी समझ रहे हैं, राष्ट्रपक्ष समझ रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का दौर श्रीलंका में आया, जिस तरह चाइना ने घुसपैठ करी, चाइना हमेशा से टारगेट में रखता था इंडिया को, उसे श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसने हमें सबसे पहले कहां पर घेरा, हम्बनटोटा जो डॉकयार्ड है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, जो पूरे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट को, यूरोप कॉन्टिनेंट को, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को और इधर देखे तो हम अरब कंट्रीज को कंट्रोल करता है बिजनेस के माध्यम से, इंडियन ओशियन में। तो उन्होंने हमें वहां घेरा। इसी तरह हमें श्रीलंका ने अफगानिस्तान में घेरा, पाकिस्तान में कराची में घेरा। तो वो इंडिया को घेरने के साथ साथ प्लान करता था, क्योंकि चाइना जो है एक साम्राज्यवादी शक्ति है, वो अपना विस्तार करते हैं और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करे। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि वो लॉन्ग टर्म के जो लोन थे, अगर वो वर्ल्ड बैंक देता है या आईएमएफ देता है या एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और चाइना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, जिसके कारण श्रीलंका सरकार इनका ब्याज चुकाने में भी अब सक्षम नहीं है। ब्याज चुकाते चुकाते वो थक गया और उनकी इकोनॉमी एक तरह से हमको डस्टबिन की तरह हो गई है। आज वहां के पेट्रोल पंपों पर लाइन लगती है और पेट्रोल, दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल आज श्रीलंका में हो गया। वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है। 90% बैंक वहां के बैंक करप्ट हो चुके हैं। इंसान बैंक करप्ट हो, जैसे मैं हूं विक्रम सिंह तोमर, अगर मैं बैंक करप्ट होता हूं, मैं दिवालिया होता हूं, तो ये इतना घातक नहीं है। अगर बैंक खुद बैंक करप्ट हो जाए, बैंक की आदत उठा दे कि हम दिवालिया हो गए, तो जनता की वर्षों की मेहनत की जमा पूंजी डूब जाती है। तीसरा, श्रीलंका एक हॉर्टिकल्चर फसल उगाने वाला देश है। चूंकि श्रीलंका समुद्र किनारे बसा हुआ है, इंडियन ओशियन में है, चारों तरफ से उसे इंडियन ओशियन ने घेरा हुआ है। वहां पहाड़ है, वहां खेती करने योग्य समतल भूमि ना के बराबर है। तो वहां ज्यादातर हॉर्टिकल्चर फसलें जो होती हैं, मसाले, ग्रीन टी, कॉफी, चाय, ये उगाए जाते थे, जिसके कारण वहां सरकार केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसे हम यूरिया बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं, उन पर सरकार सब्सिडी देती थी गरीब किसानों को, जो गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने उस सब्सिडी को कट कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिस पर सरकार फेल रही, जिसके कारण वहां के आम किसान जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए थे, जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम का सबसे बड़ा साधन था, वो बंद हो गया। पहला कारण मैंने आपको बताया चीन
और उसकी साम्यवादी नीति जिसने श्रीलंका को कर्जे में डुबा दिया। दूसरा, जिस सत्ता दल को राजपक्षे परिवार को पिछले 15 साल से श्रीलंका राष्ट्रवादी परिवार के रूप में समझ रहा था, वही लुटेरे निकले। उन्होंने पूरे बैंकों का, सारी सरकारी संस्थाओं का, सारे पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और बेच दिया। जनता के साथ वहां चीटिंग हुई। तीसरा, उनके बैंक दिवालिया हो गए। और चौथा, वो एक हॉर्टिकल्चर देश है या हॉर्टिकल्चर फसलें हैं उगाई जाती है। बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा हॉर्टिकल्चर। इवन दो वहां के जो एयरपोर्ट्स है, जैसा हमारे इंडिया में हो रहा है, वो भी बेच दिए गए। हमारे यहाँ 10 साल के लिए किराए पर, 25 साल के लिए किराए पर दिए गए, वहां तो सेल कर दिए गए। किसको? चाइना को, और ए पर्टिकुलर अमाउंट। वहां सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, प्राइवेट जो वहां जितने भी, एक ईस्टर बम धमाका हुआ था 2021 में वहां, जिसके कारण कई सारी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो उन्हें फॉरेन एड्स मिलती थी। तो श्रीलंका में 2 धर्म है, एक बौद्ध धर्म है और एक क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, ईस्टर बम धमाका, ईस्टर के मौके पर, जिसके कारण भी यूरोप में लोगों के प्रति, ईसाई धर्म में इन श्रीलंका के प्रति नाराजगी व्यक्त हुई। अनेक देशों ने इनका विरोध किया। जो फंडिंग इन्हें होती थी, जो एड्स इन्हें मिलती थी, एड माने सहायता, वो भी इनकी कट हुई। इसके अलावा इनके यहाँ एक और बहुत बड़ा रीजन था, इनका जो केंद्रीय बैंक था वो सही मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना पाया, जिसके कारण महंगाई बहुत अधिक हो गई। सही समय पर यह महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाया। और भी कई सारे रीजन्स हैं, जैसे श्रीलंका ने इन पर दबाव डाला तो इन्होंने आसपास के अपने पड़ोसी देशों से व्यापार सीमित कर दिया। पूरा व्यापार किससे करने लगे? चाइना के साथ कर, माने इनका सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना से सीमित हो गया। तो इनके जो फॉरेन रिजर्व थे वो भी लगभग सीमित हो गए। तो इस तरह से श्रीलंका ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी। आइए कुछ फैक्ट्स जो गूगल बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको पहले फंडामेंटलिंग करी। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी लेयरिंग करना जरूरी है। अगर हम रामायण पढ़ने जा रहे हैं तो श्री राम के बारे में जरूर जाने। अगर हम श्रीमद् भागवत पढ़ने जा रहे हैं तो हम श्री कृष्ण के बारे में जाने। अगर हम जैन धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो श्री भगवान महावीर स्वामी के बारे में हम जरूर जाने, उनके सिद्धांत कहते हैं। मैं क्या व्यंग आपको दे रहा हूं, और ये मेरी जिंदगी का व्यंग है, और मैं इसको शायद बहुत कम बोलता हूं क्लास में भी। आई डू नॉट टीच, मैं इस बात को मानता हूं। आई डू नॉट, पर्सनली आई डू नॉट टीच, आई जस्ट मेक स्टूडेंट टू थिंक एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं जो ऑफलाइन है उनसे कि आप चीजों को रटो मत, चीजों को समझो। क्योंकि टीचर का मतलब चीजें रटाना नहीं है, टीचर का मतलब नॉलेज को बढ़ाना है। तो मैंने क्या बोला? आई डू नॉट टीच, आई जस्ट मेक माई स्टूडेंट टू थिंक। सर ने ये पढ़ाया तो क्यों पढ़ा? लेयरिंग करना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी नहीं है। वो सोचे, समझने पे मजबूर हो जाए कि अगर बैंक पीओ बनना है, क्लेट निकालना है, यूपीएससी निकालना है, पीएससी निकालना है, एसआई निकालना है, तो आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता। मैं बोलता हूँ पढ़ना पड़ेगा। आई जस्ट मेक पीपल टू थिंक एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ये गुरु मंत्र है, आप ध्यान रखें इसको। बहुत कम लोगों में विल पावर होता है कि वो कह सकें मैं नहीं पढ़ाता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाता। मैं सिर्फ बच्चों को गाइड करता हूँ और ये बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, और रिएक्ट करवाता हूँ उनसे कि आप अगर बैंक पीओ के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, आपकी अप्रोच, आपकी पॉलिसी क्या होना चाहिए। तो अब कुछ मैं फैक्ट्स आपको जो बताने वाला हूँ, मैं गूगल भैया से बताने वाला हूँ। आप लोग भी चाहे तो मेरे फैक्ट्स को गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। और जो हॉर्टिकल्चर वाला फैक्ट था, ठीक है, वो लोग उसमें जो उनके यहाँ लिखा हुआ है कि श्रीलंकन असेंबली हैज पास्ड an agriculture act, but they took it back, but they do not give the subsidy. ये लिखा हुआ, इसका मतलब यही था कि उन्होंने जो केमिकल सब्सिडी दी उसको क्लोज कर दिया, जिसके कारण उनकी हॉर्टिकल्चर की जो फसलें थी छोटे किसानों की, वो बर्बाद हो गई। लगातार 2 सालों से वो उत्पादन नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। उनका यूरिया इतना महंगा था तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। उनके यहाँ तो यूरिया फैक्ट्री है ही नहीं, जो पहाड़ी देश है, छोटा सा टापू है। आइए इसमें मैं आपको बताता हूं, कुछ लिखा है
श्रीलंका में राष्ट्रपति ने घोषित किया आपातकाल। आर्थिक तंगी और बदहाली की वजह से श्रीलंका के आम नागरिक सड़कों पर आ गए हैं। यह दो शब्द है, आर्थिक तंगी और बदहाली। आर्थिक तंगी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एनक्रोचमेंट हुआ है, जो सरकारी जॉब थे वो कट हो गए हैं और जो दुकानें चल रही थी वो बंद होने की कगार पर है। आर्थिक तंगी और बदहाली की वजह से वहां के श्रीलंका के आम नागरिक सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है। भीषण हिंसक माहौल को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंका में इमरजेंसी की घोषणा करने के उपाय कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास हिंसा को रोकने के लिए दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। श्रीलंका का संकट भी अब टलता नजर नहीं आ रहा है। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना का अगर कोई विरोध कर सकता है तो एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया कर सकता है। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है तो चीन ने खराब हालत से किनारा कर लिया। चीन ने मना कर दिया कि हम आपको किसी प्रकार की इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं देंगे, हमारा जो ब्याज बनता है हमें पूरा समय पर चाहिए। उन्होंने इकोनॉमिक करेंसी से पीछे छुड़ा लिया कि हमें तुम्हारे इकोनॉमिक करेंसी से कोई मतलब नहीं है। श्रीलंका में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस संबंध में बड़े बड़े जानकार अर्थशास्त्री पीछे हैं। अब वह लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, सरकारी बैंक लूटे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं। तो वहां की सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हमारे यहाँ भी इमरजेंसी 3 आर्टिकल है हमारे यहाँ, 354, 356 और 360। अब जब मैं आपको कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 354 क्या है, 356 क्या है और 360 क्या है। अभी तो इतना बता देता हूं कि जो हालात श्रीलंका में है वो 354 के अंतर्गत आते हैं। 354 होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट। जब किसी देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो वहां की सरकार या वहां के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को लागू करते हैं। तो हमारे यहाँ जो, मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये हमारे आर्टिकल की बात कर रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 354 जो है इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करता है। आर्टिकल 356 भारत में प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। अगर कोई स्टेट की असेंबली माने विधानसभा अपना बहुमत खो दे, माने वहां की सरकार पर विश्वास मत ना हो, कॉन्फिडेंस वोट ना हो, माने पर्याप्त नंबर में विधायक ना हो सरकार चलाने के लिए, तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 356। एक होता है आर्टिकल 360, जिसके देख जो मैंने अभी आपको बताया 354 में, उसका बड़ा रूप 354 3 प्रकार का था। एक तो वित्तीय आपातकाल, एक अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, दंगे हो जाए, हर राज्य में दंगे होने लगे, ठीक, या कोई दूसरा देश हमला करते, पाकिस्तान हमला करते, इन दैट कंडीशन में हम क्या लगाते हैं 354। तो वो आंतरिक दंगे जब होते हैं तो इकोनॉमिक क्रंच हो जाती है, लूटपाट शुरू हो जाती है, इसलिए 354 बोला गया। तो 354 में क्या, आंतरिक दंगे, आंतरिक अशांति या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, मन हथियार लेके हर आदमी सड़क पे निकल आया, गन मशीन लेके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में हम देखते थे, हम अमेरिका के समय हम देखते थे कि वहां इराक ईरान में वो ISIS के आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों को गन मशीन पकड़ा देते थे, देखा हुआ आप लोगों ने टेलीविजन पे। तो 354 क्या हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया या आंतरिक, अभी वहां दंगे हो रहा है, हाँ श्रीलंका में लूट हो रही है, इसलिए मैंने बोला कि 354 लगेगा इकोनॉमिक क्रंच का। जब रियल इकोनॉमिक क्रंच कायम आता है 360, जब पूरा देश वित्तीय हालात से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत है, एक रोटी की कीमत 100 रुपए हो गई है, हर व्यक्ति पे कर्ज बढ़ गया। अभी हमारे यहाँ 6000 रुपए समथिंग विदेशी कर्ज पर व्यक्ति, मान के चलो वो 60,000 हो जाए तो भारत सरकार आर्थिक संकट की घोषणा कर देगी आर्टिकल 360 में। और डीप में जब मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन तब पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, तो वहां भी इमरजेंसी लागू कर रहे हो और इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद है यहां पर ईस्टर बम धमाका और कोविड। अब कोविड तो आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया के लिए घातक था, चाहे कोविड 1 हो चाहे कोविड 2 हो। कोविड 1 ने भी दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी, भारत की भी कमर तोड़ी है, और कोविड 2 ने भी भारत की कमर तोड़ी, पूरी दुनिया की कमर तोड़ी। एक तो एक पेंडेमिक था, लगभग जितनी इकोनॉमी वर्ल्ड की थी सभी इससे सफरिंग करी। प्लस इसके अलावा श्रीलंका में मैंने बोला ईस्टर बम ब्लास्ट हुआ था, ईस्टर के अवसर पर बम ब्लास्टिंग हुई थी। तो श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 में श्रीलंका में जगह जगह पर बम ब्लास्ट हुए थे
कोलंबो में ही 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अलग अलग होटलों और शहरों में ब्लास्ट की घटनाओं में 300 ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब पर्यटन पर निर्भर करती थी, तो करती है। मैंने बोला एक समुद्री देश है, तो जब से ईस्टर ब्लास्ट हुआ तब से वहां इको टूरिज्म जो उनका था वो लगभग ना के बराबर हो गया। लोगों ने आना बंद कर दिया। उन घटनाओं के बाद से विदेशी लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने वहां आने से मना कर दिया, आना बंद कर दिया। ये एक कारण था जो मैंने आपको बताया था। दूसरा था कोविड हो गया, ईस्टर बंद वहां का हो गया। तीसरा है ये जो बड़ा कर्ज था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, उनका जो भंडार भरे थे धन से, वो सब चले गए काय में इंटरेस्ट को चुकाने में। किसको? चाइना को। तो चाइना ने जगह जगह उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। रोड के प्रोजेक्ट डाल दिए, डैम बनाना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और सब काय पे थे? एग्रीमेंट पर, जिसके लिए चाइना को श्रीलंका को चाइना ने उधार दिया था। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई हुई गिरावट है। मैंने ही बोला, विदेशी मुद्रा भंडार में आई हुई गिरावट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू का जो डीएनए होता है उसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको हिंदी में, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। अब विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट कैसे आ गई? फॉरेक्स खत्म हो गया। चाइना ने उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट टोटल कर लिया, अदर कंट्रीज से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ नहीं। तो चाइना ही उनसे खरीदता था, चाइना ही उनको बेचता था। बिकॉज ऑफ दैट उनका फॉरेक्स लुढ़क गया, उनका इको पर्यटन चला गया। जो पर्यटन देश थे वो टूरिज्म कंट्री थी, बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, लेकिन वो 2019 के बाद से नहीं आए। फिर 20 में कोरोना 1 आ गया और 21 में कोरोना 2 आ गया, और 2022 अप्रैल जैसी आया तो दुनिया को पता चल गया कि श्रीलंका की हालत बद से बदतर है, क्योंकि इनके ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ गया। और कौन सा विदेशी कर्जा? वर्ल्ड बैंक का, IMF का, इंडिया का, हमारा कर्जा भी इनके ऊपर, इंडिया का और चाइना का। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 2 साल में 70% की गिरावट आई है। 70% इनके घट गए। क्या घट गए? इंटरेस्ट सब्सिडी है ना, इंटरेस्ट दे रहे हैं भाई वो चाइना गवर्नमेंट को। चाइना अपना इंटरेस्ट छोड़ने से मना कर रही है, अगर पूरा इंटरेस्ट चाहिए हमें। फिलहाल श्रीलंका के पास काफी कम विदेशी मुद्रा भंडार है। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीजों के आयात पर एक साल में 91,000 करोड़ रुपए का खर्चा करता है। कच्चा तेल और अन्य चीजें, माने कपड़े, जूते, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का एक्सपोर्ट करते हैं। हमसे छोटा देश है भाई। जब आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम साउथ कोरिया और जापान पर डिपेंड है, तो ये तो फिर बहुत छोटा देश है। तो श्रीलंका का एक ये कारण भी रहा। दूसरा, इनके यहाँ जो इन्फ्लेशन थी, फूड इन्फ्लेशन, कोविड 1 और कोविड 2 के कारण श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके कारण वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया और डिमांड ज्यादा हो गई। तो जो ब्रेड का पैकेट 10 रुपए मिलता था, अब ब्रेड का पैकेट 50 रुपए मिल रहा है। तो आदमी अब वह चीजें, मतलब जैसे हम एक आम आदमी 50,000 रुपए कमाता है तो 40,000 सेव कर देता है, 10,000 खर्च करता है। अब उनको सेविंग की तो बात है ही नहीं, अब तो जिंदा रहने पर, सर्वाइवल पे उनके क्या आ गया? प्रश्न आ गया। फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा कारण रहा। इन्फ्लेशन इज द पार्ट। इन्फ्लेशन केवल इन्फ्लेशन नहीं होती, इस इन्फ्लेशन में 4-5 चीजें होती हैं। फूड इन्फ्लेशन, ऑयल इन्फ्लेशन, ऑयल माने पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, LPG, और अपना खाने वाला ईटेबल, जिसको हम बोलते हैं एडिबल फूड्स, एडिबल ऑयल्स, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, घी हो गया, हमारा वनस्पति तेल हो गया। तो फूड इन्फ्लेशन इनका सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन इनका बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, इनका जो सेंट्रल बैंक था, श्रीलंकन सेंट्रल बैंक, वो मॉनेटरी पॉलिसी को वेल मैनेज नहीं कर पाया। वो ये नहीं देख पाया कि कब इनको जो इंटरनेशनल बासेल 3 के जो स्टैंडर्ड थे उनको फॉलो करना है, ये नहीं कर पाए। और अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, ये फंड की लिक्विडिटी को मार्केट में डालना और फंड की लिक्विडिटी को मार्केट से एब्जॉर्ब करना, ये दोनों काम करने में फेल रहे। तो ये कुछ विशेष कारण थे जिनके बारे में मैंने आपको आज चर्चा करी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा कारण है चाइना का श्रीलंका के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज का देना और उनसे इंटरेस्ट सब्सिडी को मना कर देना कि हम आपसे अगर 100 रुपए इंटरेस्ट लेंगे तो कोई सब्सिडी
नहीं देंगे, हमें पूरा ब्याज चाहिए। दूसरा, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीमित हो गया। नंबर थर्ड, इनकी जो गोटाबाया राजपक्षे था, उसकी सरकार थी, वो भ्रष्ट सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार के रूप में आए थे, पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरे देश को बेच दिया। चौथा, इनका जो सेंट्रल बैंक था वो मॉनेटरी पॉलिसी को, टूल्स को, अदर टूल्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या फूड इन्फ्लेशन ने एक खतरनाक रूप ले लिया। चौथा, अस्थिर सरकार के कारण आंतरिक दंगे भड़क गए, लूटपाट मच गई, लोगों ने बैंक का पैसा खा लिया, बैंक दिवालिया हो गए। और सबसे एंड में आवश्यक वस्तुएं, दूध, ब्रेड, आटा, चावल और पेट्रोल जैसी वस्तुओं के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, जब उन्हें जीवन पर्याप्त वस्तुएं मिल पा रही हैं। इनके यहाँ हॉर्टिकल्चर की खेती थी, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर था इनके यहाँ, फूलों की खेती, फलों की खेती, मसालों की खेती, चाय की खेती, ग्रीन टी की खेती, काजू बादाम की खेती, काली मिर्च की खेती, इस पर ये केमिकल सब्सिडी मिलती थी, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, वो बंद हो गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कोविड-1 एंड कोविड-2। इसके बाद इन्होंने एक और झूठ बोला कि अभी हम मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं गुजर रहे। जब इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 70% घट गया, तब इन्होंने स्वीकार किया ऑन पेपर कि हाँ हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमें अब मदद की जरूरत है। तो कई ऐसे हालात हमारे देश में ना हो, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया, पहले उसकी लेयरिंग करी, उसके बाद जो डीएनए था उसको रीड करके टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया। वो सब मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं, अगर समझ में आता है तो आप किसी भी जो इस पूरे लेक्चर में किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कमेंट करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।